So hello everyone, this is Eliezer Finehas and you're watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है उसके जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, आपको पता है कि हर साल जो है वो रीजनिंग क्वेश्चंस केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में आएंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो आपका टारगेट पेपर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इससे प्रीवियस वीडियो ही जो है वो टारगेट पेपर की थी, टारगेट पेपर अपलोड किया था, तो वहाँ से जाकर आप टारगेट पेपर देख सकते हैं। मैं आपको ये एक बार फिर बता दूं कि जो आपका फाइनल पेपर है वो इसी टारगेट पेपर में से ही आएगा। ठीक है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि इसी में से ही आएगा। जैसे सेकेंड ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो वो तमाम के तमाम जो है वो हमारे टारगेट पेपर में से ही आए हैं। तो ये जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है अभी फर्स्ट ईयर के जो टारगेट पेपर्स हैं उसकी सीरीज़ स्टार्ट की है। तो इसी में से ही इंशाल्लाह आपके जो पेपर्स हैं वो आएंगे। तो आए हम लोग बढ़ते हैं अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है उसकी जानिब हम लोग बढ़ते हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि ये भी आप देख लेंगे टारगेट पेपर का ही पार्ट है। लेकिन जो टारगेट पेपर वाली थी ना, टारगेट पेपर वाली जो पीडीएफ थी, तो उसी के अंदर ही ये जो है रीजंस क्वेश्चंस भी हैं। दरअसल ये अलग से वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो जो टारगेट पेपर की वीडियो थी उसमें मैं आपको एक एक मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें यह है कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये जो टारगेट पेपर की जो वीडियो है ये पार्ट 2 मैं रीजंस आपको जो है वो डिस्कस करूँगा। तो आए हम लोग वन बाय वन देखते हैं रीजंस कौन कौन से जो है वो आपके पेपर में आएंगे। तो फर्स्ट आपके पास रीज़न है HF हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जो हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन बॉन्ड, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर H2O। ऑल्दो फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन। तो रीज़न ये है हमारे पास कि जो हाइड्रोजन फ्लोरीन का बॉन्ड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अगर हम कंपेयर करें वाटर से, लेकिन जो फ्लोरीन है वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। तो ये हमें बताना है ऐसा क्यों है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो HF का क्यों लोअर है देन वाटर। सेकंड आपके पास वाटर एक्सपेंड्स व्हेन कूल्ड एट बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब पानी है, जब हम उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तक हम उसको कूल कर देते हैं तो वाटर का जो वॉल्यूम है, वाटर की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, मैं आपको एक एक जो रीज़न क्वेश्चन है मैं आपको समझा भी रहा हूँ। मैं आपको एक एक रीजनिंग का मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको रीजन्स क्वेश्चन की समझ नहीं आती, तो वो जो आंसर है वो गलत लिखाते हैं। रीज़न पूछा कुछ और होता है और बता कुछ और देते हैं, आंसर कुछ और लिख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक एक जो रीज़न क्वेश्चन है वो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो ये अच्छे से आप समझिएगा। ठीक हो गया। फिर थर्ड पे आपके पास रीज़न क्वेश्चन है HCl हैज़ पोलर बॉन्ड वाइल क्लोरीन जो आपके पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन बॉन्ड है उसका क्या होता है, वो पोलर बॉन्ड होता है, जबकि क्लोरीन बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर बॉन्ड होता है। ये आपने जाना है ऐसा क्यों है। देन फोर्थ पे सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग क्यों है। फिफ्थ है HF हैज़ ग्रेटर आयोनिक करेक्टर दैन HCl। जो हाइड्रोजन फ्लोरीन है आपके पास उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा जो है वो आयोनिक करेक्टर है, वो ऐसा क्यों है ये बताना है। फिर सिक्स पर आपके पास आता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मल्टीपल बॉन्ड्स इज हाई। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हो, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा बॉन्ड्स हो, तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज़्यादा क्यों होती है। सेवन्थ है आपके पास रीज़न क्वेश्चन, अ पोलर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर बॉन्ड। तो जो पोलर बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है। तो पोलर बॉन्ड में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है आयंस होते हैं, इस वजह से जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जबकि अगर नॉन पोलर बॉन्ड की बात की जाए तो नॉन पोलर बॉन्ड आपके पास जो होता है उसमें कोई भी डिफरेंट चार्जेस नहीं होते। अगर डिफरेंट चार्जेस नहीं होते तो उसका मतलब क्या है कि सेम चार्जेस होते हैं। तो अगर सेम चार्जेस होते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो सेम चार्जेस हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इसी वजह से जो पोलर बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि वो उनके अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। देन क्वेश्चन नंबर 8 है CO2 इज़ पोलर मॉलिक्यूल बट इट हैज़ ज़ीरो डायपोल मोमेंट। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पोलर मॉलिक्यूल तो है, लेकिन उसकी फिर ज़ीरो डायपोल मोमेंट क्यों है, ये आपने बताना है। नाइन्थ पे है एवेपोरेशन इज़ कूलिंग प्रोसेस। एवेपोरेशन जो है जब पानी जो है वो एवेपोरेट कर जाता है तो वो कूलिंग प्रोसेस है। अब आपको पता है कि जो पानी एवेपोरेट करता है कैसे करता है, आप सबको पता होगा कि क्या पानी जब उसको हम ठंडा करें तो तब एवेपोरेट करता है, तो बिल्कुल गलत। जैसे अभी हमने
ऊपर पढ़ा कि जो पानी है वो एक्सपेंड करता है। भाई पानी का जो वॉल्यूम है वो जब हम कूल करें तो वो बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो वाटर एवेपोरेट कब होता है, जब आप जो पानी है उसको बॉयल करने के लिए रखें। जब आप आग के नीचे उसको रखते हैं पानी को बॉयल करने के लिए, तो अगर ज़्यादा देर तक वो पानी मतलब कि आप हटाना उसको भूल जाएं तो ऐसा होता है कि जो पानी है वो एवेपोरेट हो जाता है। अगर आपने आधा देगचा भरा होगा तो वो पूरा अगर देगचा भरा होगा तो अगर आप हटाना उसको भूल जाएं तो वो आधे से भी कम रह जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता पानी बिल्कुल एवेपोरेट हो जाता है। तो ये तो भाई इसको जब हीट करें, पानी जब गर्म होता है तो तभी वो एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है ना। कुल मिला के बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जब पानी को गर्म किया जाए तो फिर जो है पानी एवेपोरेट होता है। लेकिन जो असल में अगर बात की जाए एवेपोरेशन की, तो एवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये आपने रीज़न आपने बताना है। फिर 10th पे आपके पास मरकरी हैज़ इट्स मेनिस्कस अपवर्ड, और मरकरी का जो मेनिस्कस होता है वो अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है। फिर आपके पास है 11th, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ हाईएस्ट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो पानी की डेंसिटी होती है, पानी की डेंसिटी क्या है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाई पानी की जो डेंसिटी है वो क्यों सबसे ज़्यादा होती है, ये आपने बताना है। फिर देन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। तो जो हनी है आपके पास, कुछ लोगों के लड़कों के नाम भी होते हैं हनी, ये लड़कों के नाम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, शहद की बात हो रही है। तो जो हनी शहद है आपके पास वो पानी से ज़्यादा गाढ़ा क्यों होता है। अब शहद तो सबने ही देखा होगा ना, तो आपको पता होगा कि जो शहद है वो पानी तो बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होता, विस्कस नहीं होता। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है। तो याद में बताना है कि जो शहद है वो क्यों ज़्यादा विस्कस होता है पानी से। फिर 13th पे आपके पास आता है कि लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एज गैसेज डू। जैसे गैसेस हैं आपके पास, गैसेस को अगर हम लोग बिल्कुल छोटे कंटेनर में हम लोग डाल दें तो जो गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, कंप्रेस हो जाती हैं। लेकिन जो लिक्विड होता है वो कंप्रेस नहीं होता। तो याद बताना है कि ऐसा क्यों है। तो इसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, तो गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं वो फ्रीली मूविंग करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग उसको किसी भी स्मॉल कंटेनर में डाल दें गैस को, तो ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो पास आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो ज़्यादा दूर होते हैं और ना वो ज़्यादा पास आ सकते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक नहीं हो सकते। इसलिए जो लिक्विड है वो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो सकता। कंप्रेस होने का मतलब है कि कम हो जाना, ठीक है। तो कम नहीं होता लिक्विड। अगर आप किसी भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पूरा ड्रम है आपके पास पानी का, तो क्या वो पूरा ड्रम वाला पानी एक ग्लास में आ सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पानी कभी भी जो है वो कंप्रेस नहीं हो सकता। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, वाटर स्पिल्ड ऑन फ्लोर एवेपोरेट्स फास्टर दैन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। तो ये बहुत एक अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब कभी आपको भी पता होगा जैसे कभी भी पानी फर्श पे गिर जाता है, नीचे फर्श पे गिर जाता है, तो ऐसा होता है कि पानी है कुछ मिनट्स के बाद आप देखते हैं तो वो पानी क्या होता है, एवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन अगर हम पानी को किसी कंटेनर में, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ग्लास में डाल के रखते हैं, अब अगर आप पूरा ग्लास भर के आप छोड़ दें ग्लास को, तो आप देखेंगे कि आप अगले दिन भी देख लेंगे, आप समझ लेंगे साल बाद 2 साल बाद भी देखेंगे तो ग्लास जो है वो मतलब कि हल्का सा जो है वो एवेपोरेट होगा, बिल्कुल जो है वो एवेपोरेट नहीं होगा। जबकि अगर पानी की बात की जाए, जब पानी फ्लोर पर, जब फर्श पर गिर जाता है, तो भले बहुत ज़्यादा पानी भी हो तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, एवेपोरेट हो जाता है। तो ये आपने रीजनिंग क्वेश्चन बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, विस्कोसिटी डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। विस्कोसिटी क्या होता है, गाढ़ापन, ठीक है। जैसे अभी हमने हनी का पढ़ा ना कि शहद के गाढ़ा होता है पानी से, तो गाढ़ापन जो होता है उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। तो विस्कोसिटी जो है वो कम कैसे होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से कम कैसे होती है, ये आपने बताना है। 16th पे आपके पास आता है, लिक्विड राइजेज इन कैपिलरी ट्यूब। तो जो कैपिलरी ट्यूब है उसके अंदर जो पानी है वो अपने आप जो है ऊपर को कैसे बढ़ता है, ये बात आपने बतानी है। 17th आपके पास क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑल्दो हीट इज़ कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द लिक्विड। तो अगर कंटिन्यूसली हम लोग लिक्विड को हीट सप्लाई करते रहें, उसके बावजूद भी जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट ही रहता है। आपको पता होगा कि जो लिक्विड का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर जो है वो लिक्विड बॉयल होता है।
तो अगर हम लोग जैसे थोड़ी थोड़ी हीट करते रहें, थोड़ा थोड़ा हीट करते रहें, तो उसके बावजूद भी जो है वो पानी क्या है कि अपनी बॉइलिंग पॉइंट का जो उनका है बॉइलिंग पॉइंट है ना उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड उससे नीचे नहीं आता, बल्कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। देन 18th पे आपके पास आता है अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स ऑन ब्लॉटिंग पेपर। तो जो ब्लॉटिंग पेपर आपके पास होता है, जैसे आपको कॉपी का पेपर हो गया, तो जो इंक का जो ड्रॉप होता है वो अपने आप फैल जाता है। जैसे कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इंक भरते हुए अगर थोड़ी सी इंक अगर पेन से ही आपके पेपर पर गिर जाती है, तो आपको पता है कि जो इंक है वो फैलना शुरू हो जाती है खुद ब खुद ही। उसको छेड़ा मत भी करें तो उसके बावजूद भी जो इंक है वो फैलने लग जाती है। तो ये आपने बताना है कि वो क्यों फैलती है। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, ग्लाइसरीन इज डिस्टिल्ड एट रिड्यूस्ड प्रेशर। जो ग्लाइसरीन जो होती है वो रिड्यूस्ड प्रेशर पर डिस्टिल कैसे होती है। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेशर कुकर इज़ यूज्ड फॉर रैपिड कुकिंग। तो प्रेशर कुकर जो है वो अगर हमने जल्दी जल्दी कुकिंग करनी है, जल्दी जल्दी अगर खाना बनाना है, तो प्रेशर कुकर जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जल्दबाजी में, जल्दी में खाना बनाने के लिए। तो प्रेशर कुकर ऐसा क्या करता है कि उससे जो है वो खाना जल्दी पक जाता है। तो याद रखिएगा कि जो प्रेशर कुकर होता है वो जो है हीट के प्रेशर से, वो देखें उसके अंदर जो हीट का प्रेशर होता है, हीट का प्रेशर की वजह से जो खाना है वो जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में। फिर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 21, सम सॉलिड्स अपॉन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट। जब हम किसी भी सॉलिड को हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या होता है, वो डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट। तो वो सॉलिड स्टेट के बाद वेपर स्टेट में अपने आप जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है। तो ये कैसे होता है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है Na+, Mg+2 सोडियम है, मैग्नीशियम है एंड एल्यूमिनियम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम जो है आपके पास वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस हैं, ये आपने बताना है वो कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो टेम्परेचर के बढ़ाने से डिक्रीज़ कैसे हो जाती है, कम कैसे हो जाती है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये होती है किसी भी चीज़ को अगर वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो वो क्या चीज़ होती है, वो चीज़ होती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो अगर जो फॉर एग्ज़ाम्पल के कोई ऐसी चीज़ है वो एक्टिवेशन में आती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जब तक हम उसको हम हीट उस चीज़ को करेंगे ही नहीं, तो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगी, उधर ही बरकरार रहेगी। तो जैसे हम उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता जो है हीट करते रहेंगे, तो उसकी जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो कम होती रहेगी और ऐसा पॉइंट आएगा कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो रीच हो जाएगी और वो जो कोई भी चीज़ है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगी। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 24, मिल्क सोर मोर रैपिडली इन समर देन इन विंटर। अच्छा, दूध होता है वो देखा जाए तो दूध गर्मियों के अंदर जल्दी ख़राब हो जाता है, जबकि सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। देखें आजकल तो फ्रिज आ गई हैं, डीप फ्रीज़र आ गए हैं, रेफ्रिजरेटर आ गए हैं, लेकिन ये रेफ्रिजरेटर की हट के बात हो रही है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई दूध लेके आता है, तो अगर सर्दियों में लाता है तो अगर बाहर ही रखा हो तो मिल्क जल्दी ख़राब नहीं होता, दूध जल्दी ख़राब नहीं होता। जबकि अगर गर्मियों की बात की जाए तो गर्मियों में जब मिल्क है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आपने बताना है। देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 25, अ नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 26, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ये एक फार्मूला भी है आपके पास, जो इक्विलिब्रियम का आपके पास चैप्टर है उसके अंदर ये जो है आपका फार्मूला भी है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेट क्या होता है, स्पीड। तो जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ज़्यादा अगर कोई रिएक्टेंट है, जैसे कोई रिएक्शन हम लोग करते हैं, तो रिएक्टेंट अगर ज़्यादा हो तो रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, अगर रिएक्टेंट कम हो तो रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसलिए इसका जो है वो डायरेक्टली रिलेशन है आपस में।
देन आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 27, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल फॉर एवरी 10K राइज इन टेम्परेचर। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डबल हो जाता है जब भी हम लोग 10 केल्विन, जो आपके पास 10K, ये 1000 वाली बात नहीं हो रही, ठीक है, ये इस वाली दुनिया से निकल आए कि 10K का मतलब 10,000 होता है, ऐसा नहीं है। जाके केमिस्ट्री की ज़ुबान है उसमें K जो है वो केल्विन कहलाता है। तो फॉर एवरी 10K राइज इन टेम्परेचर, अगर हम 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दें तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो डबल हो जाती है। इसका रीज़न आपने बताना है कि कैसे डबल होती है। तो यहाँ पर जाकर जो है वो आपका जो है रीजनिंग क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। टोटल हमने इसके अंदर 27 रीजनिंग क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए मोर देन इनफ होंगे, इसी में से ही ये आपका पेपर आएगा। बाकी विशिंग यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है आप लोगों को, हम बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं फ्रॉम एलिज़र एजुकेशनल अकेडमी। तो मैं दोबारा आपको बता दूं कि जो पूरा तमाम जो पूरा टारगेट पेपर है, कंप्लीट टारगेट पेपर है, वो हमने डिस्कस कर लिया है केमिस्ट्री का। जो हमने जो पहले वाली जो वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक जितने भी जो चैप्टर्स हैं वो हमने कवर किए थे, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। बाकी जो एक जो था इसके एक पार्ट था, रीजनिंग क्वेश्चन का पार्ट था, वो भी अभी हमने देख लिए कौन कौन से जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर क्या आपका टारगेट पेपर कितना लगता है, तो मतलब कितना हमारा पेपर हो जाएगा अगर हम इससे याद करें। तो मैं आपको विदाउट एनी डाउट 100% कह सकता हूं कि आपका पेपर जो है वो इसी में से ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं से भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा कि जो सेकेंड ईयर का जो टारगेट पेपर्स थे हमने हर एक चैप्टर के अपलोड किए थे, तो सेकेंड ईयर के पेपर्स हो चुके हैं, तो तमाम पेपर्स जो हैं वो टारगेट पेपर में से ही आएंगे। तो इंशाल्लाह जो फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी इसी टारगेट पेपर में से ही आएंगे। अभी हमने जो है केमिस्ट्री का, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो टारगेट पेपर है वो डिस्कस किया है, एंड देन रेगुलर बेसिस पर डेली जो है वो तमाम जो सब्जेक्ट्स के टारगेट पेपर्स अपलोड होंगे, मैं तमाम आपको जो है वो टारगेट पेपर्स कवर करवाऊंगा। तो आप ऐसे ही देखते रहें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को तो लाजमी प्रेस करें, ताकि हर एक जो हमारी वीडियो आएगी, आजकल बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं टारगेट पेपर्स की, तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आपने लाजमी आपने बेल आइकन को प्रेस करना है, इससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी यार सब्सक्राइबर्स तो समझ लें कि रुक ही गए हैं, 1300 पे ही रुके हुए हैं। अब सब्सक्राइबर्स आगे बढ़ ही नहीं रहे। अगर आप देखते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी जो 2000 सब्सक्राइबर्स का मार्क है उसको कंप्लीट करवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप करवा देंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल अकेडमी।